चलो, तो अब है एक्सटेंट ऑफ। कल की क्लास देख ली थी? देख ली थी ना? एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। एजेंट कौन होता है? जो एक्ट करता है किसके बिहाफ में? प्रिंसिपल। मतलब कल तक अपन लोगों ने क्या समझ लिया था कि भाई मान लो जो ए है उसको बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो खुद नहीं जा रहा, वो किसको भेज दे रहा है? सी को। सी जाकर के मिल रहा है किससे? बी से। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कौन एंटर हो जा रहा है? ए। कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हो रहा है? ए और बी के। पर जा करके कॉन्ट्रैक्ट कर कौन रहा है? सी। सी जो है वो क्या हो सकता है? माइनर। पर ये क्या होना चाहिए? मेजर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वही दो पार्टीज कर सकते हैं जिनकी कैपेबिलिटी हो। क्लियर है ना? ये जो एजेंट है ना, ये तो एक्सेप्शन था। तो ये जो एजेंट है, इसने जो भी एक्ट किया, एजेंट के एक्ट के लिए हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? प्रिंसिपल। हेलो? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रिंसिपल। एजेंट के एक्ट के लिए हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? है ना? ठीक है। तो इसकी अथॉरिटी क्या होती है? अब देखो, एजेंट की अथॉरिटी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में और इमरजेंसी में अलग अलग। ठीक है। होता क्या है ना, आमतौर पर जैसे मान लो मुझे कोई चीजें खरीदनी है या कुछ भी करना है, तो मैं क्या अपॉइंट करूंगा? किसको अपॉइंट करूंगा? एजेंट को। अब जब मैं एजेंट को अपॉइंट करूंगा तो वो जो भी कुछ करेगा उसके काम के लिए हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? आज मैंने अगर उसको अथॉरिटी दे रखी है कि मेरे बिहाफ में उधार में चीजें ले आओ, वो ले आया, तो उसका पैसा किसको चुकाना पड़ेगा? मुझे चुकाना पड़ेगा ना। अच्छा, एक चीज है, यहाँ एजेंट जब हम बना रहे हैं ना, तो हर ट्रांजेक्शन की अथॉरिटी नहीं दे रहे। एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भैया तुम हमारे एजेंट हो। एक बार कहीं से वो खरीद करके लेकर के आया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो अगली बार भी आपके बिहाफ में खरीद सकता है। अगर सिंगल ट्रांजेक्शन वाला मामला था तो आपको क्रेडिटर को बताना पड़ेगा, मतलब थर्ड पार्टी को। नहीं तो वो तो एम्प्लॉयड एजेंसी भी क्रिएट हो जाएगी। तुम्हारे बिहाफ में ये खरीद सकता है तो फिर आज कल परसों भी खरीद सकता है। आ रहा है ना समझ में? तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है? इफ एन एजेंट इज गिवन अथॉरिटी टू डू अ सर्टेन एक्ट, दे कैन डू एवरी लॉफुल थिंग necessary to accomplish that act। आ रहा है समझ में? क्या बात चल रही है? जैसे मैंने एजेंट अपॉइंट किया और मैंने उसको किसी पर्टिकुलर चीज की अथॉरिटी दी। अब क्या है ना कि भाई उसको, एजेंट को क्या करना है? काम पूरा करना है। अब उसको काम पूरा करने के लिए जो रिस्पेक्टिव चीजें हैं वो भी लग जाएंगी। जैसे मैंने बोला अपने एजेंट को कि भैया तुम मेरे बिहाफ में टेबल खरीद सकते हो। ठीक है। अब जब वो मार्केट में गया, उसने मेरे बिहाफ में टेबल खरीदी, तो उसको टेबल यहाँ लेकर के भी तो आनी है। तो वो सोचेगा क्या मैं गाड़ी किराए से ले लूं, इस बात का अधिकार है मुझे? हाँ। इसका जवाब है हाँ। समझ रहे हैं? कि अगर आपको किसी काम की अथॉरिटी दी जाती है, तो उस एक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए रिलेटेड चीजों की अथॉरिटी अलग से नहीं देनी पड़ती। अगर एजेंट को अथॉरिटी दी है कोई एक्ट करने के लिए, तो वो हर लॉफुल चीज कर सकते हैं उस एक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए। नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो टेबल खरीदने का मतलब सिर्फ टेबल खरीदना नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर है? क्लियर। चलो, if an agent is unauthorized, authorized to conduct a business, they can do all lawful activities, ठीक है, कस्टमरली और यूजुअली डन इन दैट काइंड ऑफ बिजनेस। मतलब अगर एजेंट को कुछ कुछ भी काम करने के लिए अगर हमने ऑथोराइज किया, ठीक है ना, तो आम तौर पर वो काम करने के लिए जो भी अथॉरिटीज लगती हैं, जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, वो सारी वह एजेंट कर सकता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं?
हम लोग पढ़ रहे हैं एजेंट की अथॉरिटी। आमतौर पर एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है? आमतौर पर एजेंट की अथॉरिटी वो सारी होती है, जो भी उसको काम दिया गया है, जो भी एक्सप्रेस तरीके से उसको बोला गया है या इम्प्लाइड तरीके से बोला गया है, क्लियर है, उसको अकम्प्लिश करने के लिए उससे रिलेटेड चीजों का अधिकार उसके पास होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल, ए लिविंग इन लंदन एम्प्लॉयज बी इन मुंबई टू रिकवर अ डेट। मतलब ए जो है वो कहाँ रहता है? लंदन में रहता है। अब क्या है कि उसने किसी इंडिया में किसी बंदे को उधार दिया होगा, उसकी रिकवरी के लिए उसने मुंबई में एक एजेंट को अपॉइंट किया। समझे? ये ठीक है, उसने किसको अपॉइंट किया? बी को एजेंट अपॉइंट किया। समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी से पैसे रिकवर कर लिए? समझ में आ रही है बात? अब अगर इसको एजेंट बनाया पैसे रिकवर करने के लिए, किसको? ये बी को। तो अब ये थर्ड पार्टी से पैसे रिकवर करने हैं, बेसिकली किसको करने हैं? ए को। ए ने अपनी अथॉरिटी किसको दी हुई है? बी को। तो बी जो है, क्या वो केस कर सकता है सी पे? ये सी है जिससे पैसे लेंगे, क्या वो केस कर सकता है सी पे? अब क्या केस करने के लिए अलग से उसको अधिकार लेना पड़ेगा या बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है? तो जब भी आप किसी को कोई टास्क देते हो, तो उस टास्क को पूरा करने से संबंधी जो चीजें हैं, वो उसका अधिकार उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाए। समझ में आ रहा है? मैं बोलूँ कि तुम पेपर करने का अधिकार है, फिर तुम पूछोगे भैया पेन उठाने का अधिकार है कि नहीं, तो समझ में आ रही है बात? उससे रिलेटेड चीजों का तो बहुत ऑटोमेटिकली आपके पास अधिकार आ ही जाएगा ना। क्लियर है? यही बात यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज छोटी छोटी का अधिकार देने की जरूरत नहीं। एक मेन अथॉरिटी दे दी तो रिलेटेड आपके पास है। ऐसे ही चलता है, यही लिखा हुआ है कानून में। क्लियर है? ठीक है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसको उससे वसूलने के लिए जो भी कुछ लगता है, हाँ इलीगल मत कर। ऐसा नहीं कि फिर तुम उसको मार पिटाई करने लग जाओ, सर फोड़ाओ उसका जाकर के, ये अधिकार नहीं है। इलीगल चीजों का अधिकार नहीं है, लॉफुल लीगल सारी चीजों का अधिकार है। ठीक है ना? ऐसे ही एक और एग्जांपल है कि ए जो है उसने बी को एजेंट बनाया। ए का शिप बिल्डिंग का बिजनेस है, ए ने बी को एजेंट बनाया। ठीक है? अब उसने शिप बिल्डिंग का अगर बोला तो भैया फिर वो टिम्बर खरीद रहा है या वो सब वर्कर्स को हायर कर रहा है, इन सब का अथॉरिटी अलग से नहीं देनी पड़ेगी। ये सब अथॉरिटी उसकी शामिल है इसमें, अगर शिप बिल्डिंग का उसने बिजनेस संभालने दिया है तो। क्या ये क्लियर है? ठीक है ना? हम पढ़ रहे हैं कि कानून के हिसाब से एक एजेंट की जो अथॉरिटी है, उसका एक्सटेंट क्या होता है। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि कानून में ये लिखा हुआ है कि जब भी अगर कोई प्रिंसिपल किसी एजेंट को कोई अथॉरिटी देता है, तो उस अथॉरिटी से रिलेटेड चीजों की अथॉरिटी उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्लियर है? क्लियर? ठीक बात है ना? इमरजेंसी में क्या होता है ना? अथॉरिटी इन इमरजेंसी। ठीक है? अब पहले सिचुएशन समझते हैं, है ना? ए जो है वो एक बिजनेसमैन है, और चलो बी जो है वो एक एजेंट है। ए ने बी को बोला था कि मैं गुड्स भेज रहा हूं, ये कम से कम 7 दिन के बाद बेचना। समझ में आ रही है बात? गुड्स इसके पास थर्ड डे पहुंच गए, पर उसने क्या बोला कितने दिन के बाद भेजना, बेचना? 7 दिन के बाद। फिफ्थ डे बी ने देखा कि ए के बिजनेस का एक कॉम्पिटिटर, है ना, कोई आर आकर के और माल सेल करने लग गया है।
और अगर बी ने अभी से बेचना चालू नहीं किया तो ए को भारी नुकसान हो जाएगा। बी ने ए को कॉल किया लेकिन कॉल लगा नहीं। ए ने बी को क्या अथॉरिटी दी कि 7 दिन के बाद बेचना। अगर आमतौर पर एजेंट ने 7 दिन के पहले बेचा तो क्या होगा? है ना, क्योंकि भैया तुमको बोला था यार 7 दिन बाद बेचना। बट अभी इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो इमरजेंसी है। इमरजेंसी कैसी कि ए को नुकसान होने वाला है, ए से कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है, और अगर बी ने अपनी अथॉरिटी एक्सीड करके अभी से बेचना चालू नहीं किया तो ए को ही नुकसान हो जाएगा। इस सिचुएशन को इमरजेंसी बोलते हुए बी की जो अथॉरिटी है यहाँ वो एक्सीड हो जाएगी, और वो 5th डे भी अगर उसने बेचना चालू कर दिया ए को नुकसान से बचाने के लिए, तो अब इस दौरान जो भी कुछ खर्चा वर्चा है, जो भी कुछ होगा, तो वो ए को भरना पड़ेगा, क्योंकि बी ने बेसिकली तो उसको बचाने की ही कोशिश की। क्या ही क्लियर है? समझ में आ रही है बात? इमरजेंसी में एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर सकता है। कभी भी अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करता है तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। बट अगर उसने इमरजेंसी में अपनी अथॉरिटी एक्सीड करी तो वो एजेंट ही रहेगा, और फिर सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रिंसिपल। धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल है, ए को लॉस से बचाने की कोशिश है। तो हम यहां पर ये देखेंगे, देखो जनरल रूल समझो। जनरल रूल है कि एजेंट अथॉरिटी एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है? क्या वो इमरजेंसी में कर सकता है? तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कंडीशंस, कि अगर इन कंडीशंस का पालन हुआ, अगर ये कंडीशंस हुई, तो ही एजेंट अपनी अथॉरिटी क्या कर सकता है? एक्सीड। नोट कर लेना कुछ कुछ, है ना? तो ठीक है। Bye. ठीक है, कल अटेंड करिए। वैसे ये खत्म हो जाएगा, कल से नया एक्ट हो सकता है चालू, या नया सब्जेक्ट ही चालू हो जाए। ठीक है? The agent has the power in an emergency to take all acts a person of ordinary prudence would do to protect the principal from loss. क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? बताओ। इमरजेंसी में एजेंट को वो सारे एक्ट करने का अधिकार है जो कि एक आम समझदार व्यक्ति अपने खुद के केस में करेगा। इमरजेंसी में एजेंट को वो सारे एक्ट करने का अधिकार है जो कि एक आम समझदार व्यक्ति अपने खुद के केस में करता। भले ही वो अथॉरिटी को एक्सीड कर रहा है, तब भी ऐसा माना जाएगा कि एजेंट के पास वो अथॉरिटी थी। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? है ना? कंडीशन ये है कि वो प्रिंसिपल को लॉस से बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या है? क्लियर आ रहा है समझ में? अब देखो कंडीशंस क्या है, काय की कंडीशंस? कि एजेंट लायबल ना हो भले ही उसने अपनी अथॉरिटी एक्सीड की। अगर ये कंडीशंस होंगी तो ही एजेंट के एक्ट के लिए कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल। अन्यथा क्या होगा? एजेंट ही लायबल हो जाएगा। एजेंट जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था प्रिंसिपल से। ठीक है ना? देयर इज एन एक्चुअल डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी टू एक्ट प्रॉम्प्टली। आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, इमीडिएट एक्शन की जरूरत थी,
एजेंट ने बहुत जेन्युइन, बोनाफाइड मतलब बहुत जेन्युइन प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए वो वो एक्ट किया है है ना। और एजेंट ने एकदम वो एक्शन लिया है जो कि एक आम समझदार व्यक्ति अपने खुद के केस में लेता है, वो डिसीजन लिया। ठीक है। और एजेंट जो है उसके पास प्रिंसिपल के गुड्स है, सब्जेक्ट टू इमरजेंसी। क्या है, क्लियर? अगर यह सब कंडीशंस पूरी हैं तो इसका मतलब यह है कि एजेंट ने अगर ऐसी स्थिति में अपनी अथॉरिटी को एक्सीड भी किया तो भी क्या होगा, वैलिड होगा उसका। क्लियर है, क्लियर है। इफ एन एजेंट authorized to sell goods sees they need immediate repairs, they may undertake them to prevent spoilage। इन्हें पेरिशेबल गुड्स भेजे बी को सी को देने के लिए, और गुड्स खराब होने लग गए तो बी इमीडिएटली उसने लॉस से बचाने के लिए बेच दिए, तो इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कृपया ये पढ़ लीजिए ए और बी। हो गया, लिखते जाओ कुछ कुछ, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। स्लाइड हेडिंग्स अगर लिखते जाओगे ना, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, इवेंचुअली समझ में आता है ये। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। अब सुनो, सब एजेंट्स, हु आर सब एजेंट्स, ध्यान से सुनो। अगर ए ने बी को अपना एजेंट अपॉइंट किया और बी ने वो काम करने के लिए सी को अपॉइंट कर लिया, तो दिस सी इज व्हाट, क्लियर है ना। अब अपन ये देखते हैं कि सी के क्या अधिकार हैं और क्या जिम्मेदारी। समझ में आ रहा है? ए जो है
वो बी को तो डांट सकता है कि अरे तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, क्या वो सी को डांट सकता है ना। ये सब अपन लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो कि एजेंट अपना काम डेलीगेट कर रहा है तो कब नहीं कर सकता। एजेंट जो है वो अपना काम दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है, जो कि उसने ऐसा बोला है कि नहीं वो पर्सनली टेकअप करेगा, अनलेस इट इज अलाउड बाय ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड या नेचर ऑफ एजेंसी, जिसमें कि सब एजेंट की रिक्वायरमेंट होती होती है। देखो समझो, मैं मैंने किसी को बोला कि अरे यार ये मेरे गुड्स हैं उस तक पहुंचा देना, एक गाड़ी वाले से बोला, उसने दूसरी गाड़ी वाले से बोल दिया। क्या ये पॉसिबल है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं अगर किसी को एजेंट बनाऊंगा तो उसी ने अपना एजेंट अपॉइंट कर लिया, ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। दो बातें लिखी हुई हैं कि आमतौर पर उस बिजनेस में यही चलता है कि एक बंदा सिर्फ ब्रोकर है और वो सब ब्रोकर को अपॉइंट कर लेता है, और दूसरा कि अगर मान लो वो पर्टिकुलर काम ही ऐसा है कि जिसमें दूसरे सब कॉन्ट्रैक्टर लगे। क्लियर है, क्लियर है, तो इट्स फाइन, मतलब देन इट्स फाइन है ना। क्लियर है ये लैटिन टर्मिनोलॉजी यहाँ पर लिखी हुई है। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, जिसको डेलीगेट किया है वो फर्दर डेलीगेट नहीं करेगा। यानी जनरल रूल तो यही है, एजेंट कैन नॉट डेलीगेट फर्दर। बोलो बेटा, आया कि नहीं आया समझ में। है ना। रीजन, द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी इज फिड्यूशरी। फिड्यूशरी मतलब बेस्ड ऑन ट्रस्ट, वेरी गुड, है ना। द प्रिंसिपल ट्रस्ट द ओरिजिनल एजेंट, हेंस एजेंट जनरली कैन नॉट पास दैट ड्यूटी टू समवन एल्स विदाउट परमिशन और नेसेसिटी। या तो परमिशन से कर ले या तो नेसेसिटी से ट्रांसफर कर ले, अन्यथा अदरवाइज नहीं कर सकता। क्लियर है। ठीक है बेटा। डेफिनेशन ऑफ सब एजेंट, सब एजेंट is personally employed by and acting under the control of original agent in the business of the agent। ठीक है। कौन है सब एजेंट? पर्सन एम्प्लॉयड बाय and acting under the control of original agent in the business of agency. This means the agent appoints someone else to help or stand in for them, typically requiring valid justification or permission। तो एजेंट जिसको जानता है, जिसको अपॉइंट करता है, वो कहलाता है सब एजेंट। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें आपको वैलिड जस्टिफिकेशन या परमिशन चाहिए ही चाहिए, तभी आप सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। नहीं तो जो काम आपको डेलीगेट किया गया है
वो काम आप ही करें, आप किसी अन्य व्यक्ति को डेलीगेट ना करें। बोलो। ठीक है। चलो एक्सेप्शंस देखो। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि जब एजेंट जो है वो सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है। सबसे पहला तो सबसे कॉमन यही है कि अगर ओरिजिनल अग्रीमेंट में ही ये था, तो जब एजेंट बना रहे थे तभी उसने क्लियर कर दिया था कि भैया देखो हमको सब एजेंट अपॉइंट करने पड़ेंगे, प्रिंसिपल हैड नो लाइक रिजर्वेशन फॉर इट इफ द टर्म्स अंडर विच एजेंट वाज ओरिजिनली अपॉइंटेड परमिटेड डेलीगेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अब भी उसको क्या रहेगा, ये अलाउड रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। Custom of trade. If it's usual in a particular business to appoint sub-agent, then the principal is assumed to have accepted that custom. या तो अग्रीमेंट में है और या तो इस बात के लिए परंपरागत तरीके से चला आ रहा, हमेशा ही ऐसे बिजनेस में तो होता ही है अपॉइंटमेंट किसी एजेंट का। तो कोई नई बात तो है नहीं, ऐसा वाला अगर हो गया तो क्या होगा? सब एजेंट अपॉइंट कर पाए। क्लियर है? और इमरजेंसी, अगर मान लो इमरजेंसी आ गई जिसमें कि उसको जरूरत पड़ रही है एकदम से प्रिंसिपल का इंटरेस्ट बचाने के लिए किसी उसको, तो क्या होगा? ठीक है। यहां तक में कोई इशू है? सब एजेंट एजेंट के अंडर अपॉइंटेड है, याद रखना, है ना। अब अगर तुमने प्रॉपरली सब एजेंट अपॉइंट किया, मतलब ऊपर की तीन बातों के तहत अगर आपने सब एजेंट अपॉइंट किया है, तो मतलब प्रिंसिपल जो है वो फिर एजेंट को नहीं चिल्ला सकता सब एजेंट के लिए। सब एजेंट के लिए, सब एजेंट के कामों के लिए, क्योंकि एक तरीके से यहाँ जस्टिफाइड है एजेंट किसको अपॉइंट करने के लिए, सब एजेंट के लिए। तो सब एजेंट जो भी करेगा उसके लिए लायबिलिटी किसकी रहेगी, प्रिंसिपल की। बोलो बोलो बोलो। है ये क्लियर? हम्म। एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ओरिजिनल एजेंट रिमेन्स लायबल टू द प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया था ना जिसको, वो तो लायबल रहेगी, ऐसा नहीं कि वो बाहर हो गया लायबिलिटी से, वो तो लायबल रहेगा। क्या क्लियर है? हम्म। ठीक है। सब एजेंट की लायबिलिटी किसको रहेगी, प्रिंसिपल को। सब एजेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द एजेंट, नॉट टू द सब एजेंट की जवाबदेही किसको होगी, एजेंट को, क्योंकि सब एजेंट को किसने अपॉइंट किया है, एजेंट ने। हाँ, अगर उसने फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग डूइंग की तो वो डायरेक्टली लायबल किसको है बेटा, प्रिंसिपल। पूरा पढ़ो, बहुत सारे प्रोविजन है 3 लाइन में।
तीन बातें हैं ना, इमरजेंसी, कस्टम ऑफ ट्रेड और ओरिजिनल अपॉइंटमेंट। ये सारी बातें हैं करेंगे तो सब एजेंट जो भी एक्ट करेगा उस एक्ट के लिए हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल। अगर नहीं नहीं अभी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, पूरा खत्म हो जाए फिर अपन देखें। यहाँ तक का पढ़ लो पहले, इसमें कोई डाउट है तो पहले वो बताओ। ठीक है, अब अगर सब एजेंट सही तरीके से अपॉइंटेड नहीं, ठीक है, मतलब कि ऊपर की जो तीन बातें थी वो लागू नहीं है, और ऐसे अगर सब एजेंट है अपॉइंटेड तो अथॉरिटी है नहीं अपॉइंटमेंट की। इफ एन एजेंट विदाउट अथॉरिटी हायर्स अ सब एजेंट तो क्या हो? सबसे पहली बात, सब एजेंट के एक्ट्स या डिफॉल्ट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा बेटा? एजेंट। और थर्ड पार्टी को भी कौन लायबल रहेगा बेटा? एजेंट। वो इनडायरेक्टली रहेगा, मतलब थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को बोलेगी, प्रिंसिपल एजेंट को बोलेगी, इस तरीके से, ठीक है ना। प्रिंसिपल इज नॉट लायबल फॉर सब एजेंट्स एक्ट्स बिकॉज द सब एजेंट वॉज अपॉइंटेड विदाउट वैलिड अथॉरिटी। ठीक है, सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट के टुवर्ड्स है, प्रिंसिपल के टुवर्ड्स नहीं है, ठीक है। ये जो है वो एक गाड़ी वाला है, उसने 60 बैग कॉटन के मोरबी से भावनगर ट्रक ले जा रहे हो, ए ने दूसरे कैरियर को दे दिया वो, प्रिंसिपल से पूछे मैंने, और गुड्स जो है वो डैमेज हो गए। अब क्या होगा? ए इज लायबल इवन दो बी वॉज फिजिकली ट्रांसपोर्टिंग, यानी सब एजेंट की लायबिलिटी नहीं, सब एजेंट को तो कौन एजेंट बोल सकता है, पर एक्चुअली में प्रिंसिपल या थर्ड पार्टी किसको गाली निकालेंगे? एजेंट।
बोलो क्लियर है ये? सब एजेंट अलग से आता है। अब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, देखो बेटा ये वाला थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे ए है, उसने कोई काम किसको दिया हुआ है? बी को। यहां पर बी ने एक और बंदे को अ, एक तरीके से हायर किया है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो बंदा है ये डायरेक्टली प्रिंसिपल के अंदर एक तरीके से काम करे। और इसके काम के लिए बी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। यानी कुछ काम के लिए सी सब्स्टिट्यूट कर गया है। आ रहा है समझ में? तो देखो, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ओरिजिनल एजेंट अपॉइंट करता है, लेकिन वो प्रिंसिपल के अंडर में डायरेक्ट काम करता है। जो सब एजेंट होता है वो किसके अंडर में काम करता है? एजेंट। बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसके अंडर में काम करता है? प्रिंसिपल, with the principal's knowledge and consent. Unlike sub-agent, a substituted agent is not under the original agent's control. मतलब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो होता है वो इज नॉट अंडर ओरिजिनल एजेंट्स कंट्रोल। समझ में आ रही है ये बात? दे आर ट्रीटेड एज इफ प्रिंसिपल ने उसको डायरेक्टली अपॉइंट किया। ऐसा होगा कैसे? देखो, एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, देखो सब एजेंट से डिफरेंट क्या है? सब एजेंट में सब एजेंट जो है वो एजेंट के अंडर में काम करता है, बट सब्स्टिट्यूशन में न्यू एजेंट जो है किसके अंडर में काम करता है? प्रिंसिपल के अंडर में। एजेंट का सबऑर्डिनेट नहीं होता, वो सीधे सीधे किसका सबऑर्डिनेट होता है बेटा? प्रिंसिपल का। क्या है, क्लियर है? ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंट। तो ये जो बंदा अपॉइंट किया गया है इसका प्रिंसिपल के साथ क्या रिलेशन है वो देखो। अगर एजेंट जो है उसने अथॉरिटी के साथ किसी अन्य व्यक्ति को प्रिंसिपल के अंडर में अपॉइंट किया कि वो बंदा प्रिंसिपल का ही डायरेक्ट एजेंट बन गया, तो वो सब एजेंट नहीं है। वो कौन सा एजेंट है बेटा? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। कौन सा एजेंट कहलाया वो? सब्स्टिट्यूटेड। ध्यान से देखो, ए ने बी को बोला, बी एक लॉयर है, टू सेल इज एस्टेट वाया ऑक्शन। ठीक है? उसने बी को बोला कि भैया मेरी प्रॉपर्टी बेच देना। क्या ये क्लियर है? बी ने सी को अपॉइंट किया एक ऑक्शनियर टू कंडक्ट द सेल। अब ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि जो लॉयर है वो खुद थोड़ी ना जा करके बेचने लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। वो किसी को अपॉइंट ही करेगा जो व्यक्ति सेल को कंडक्ट करेगा। तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, और इसीलिए यहां पर क्या बोला जा रहा है कि इट इज अलाउड। सी जो है वो बी का एजेंट नहीं है, वो डायरेक्टली किसके अंडर में काम कर रहा कहलाया? ए के अंडर। दूसरा एग्जांपल, ए ने बी को ऑथराइज किया, कोलकाता का मर्चेंट है वो, ठीक है, टू रिकवर मनी ड्यू फ्रॉम सी एंड कंपनी। ए ने बी को बोला कि पैसे रिकवर कर लेना। बी ने डी को बोला, जो कि लॉयर है। अब ध्यान से समझो, अगर मान लो वो किसी नॉर्मल बंदे को रिकवरी एजेंट को करता तो ठीक था, पर अगर उसने लॉयर को अपॉइंट किया तो लॉयर तो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है ना। जो बी है वो लॉयर का काम थोड़ी कर सकता था। नहीं आया समझ में?
तो यहाँ जो लॉयर अपॉइंट हुआ है वो सब एजेंट नहीं है, बल्कि वो ए का ही वकील कहलाए। बोलो बेटा, ये क्लियर है क्या? नहीं नहीं नहीं, सब एजेंट मैटर भी अलग है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट मैटर भी अलग, ऐसे समझो। क्लियर है? सर जो डीएफ अपने जो चार्जेस रहेंगे वो बी से मांगेगा कि ए से मांगेगा? अरे भाई समझो, वो चिंता मत करो, वो ऐसे ही मांगेगा, क्योंकि डी जो है वो लॉयर है, और वो लॉयर ए का है, पैसे उसको ए ही देगा। बट ये छोटी सी बात है, इस पे फोकस मत करो, राइट्स एंड लाइबिलिटीज की बात करो। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? ये उतना बड़ा मैटर नहीं है कि पैसे कौन देगा, पैसे सारे एक ही जेब से जाएंगे, जो प्रिंसिपल है वही देगा ना। अगर मान लो एजेंट से भी मांग रहा है वो, तो एजेंट उससे ही लेकर के देगा, कॉमन है वो। ठीक है? अब देखो 195 में देखा, एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन, एन एजेंट मस्ट एक्सरसाइज केयर ऑफ मैन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जब भी एक सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को चुना जा रहा होगा, तो एजेंट जो है वो बहुत ध्यान रखेगा। क्लियर है? एजेंट ने अगर ध्यान रख करके प्रूडेंटली, ठीक है ना, if the agent acts prudently in choosing the new agent, the original agent isn't liable for the latter's negligence or wrongdoing. तो जो ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, इसके हाथ से अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ही विल नॉट बी लायबल। हु? मेन एजेंट। मेन एजेंट विल नॉट बी लायबल, द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एंड द प्रिंसिपल विल टेक केयर। ठीक है? अब देखो, ए ने बी को बोला कि भाई शिप बाय करना है यार। अब शिप बाय करना है तो उसने अपने एजेंट को बोला, एजेंट ने एक सर्वेयर को अपॉइंट किया। सर्वेयर का काम एजेंट नहीं कर सकता है, आप पॉइंट समझ रहे हो? सर्वेयर एक ऑफिशियल बंदा है जो कि अपॉइंट करना पड़ेगा आपको। हेलो, मेरी बात सुनो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग रीड कर रहे हो और मेरी बात उतना वैसे नहीं सुन रहे हो। मेरी हर बात बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया था। सुन रहे हो? क्या है, देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ सुनने से नहीं समझ में आएगी। क्लियर है? क्योंकि दो जगह अगर मान लो कि ध्यान है, अगर थोड़ा 1% भी तुम्हारा ध्यान भटका हुआ है, तो ये बात तुमको सिर्फ लगेगा कि तुम्हें समझ में आई है, नहीं आएगी समझ। लॉ में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसकी गहराई जब समझ में आती है तभी समझ में आती है कि अच्छा अब समझ में आया है। क्लियर है? इसलिए वो कंसंट्रेशन बहुत हाई है इस चीज में। ध्यान से समझ। ए ने बी को बोला कि भाई मेरे को शिप खरीदनी है। ठीक है? एक नॉर्मल एजेंट को उसने बोला शिप खरीदनी है, तो भाई वो शिप खरीदेगा, लेकिन एक सर्वेयर करके एक बंदा होता है, समझ में आ रहा है, जिसको कि टेक्निकल नॉलेज है। हमने जो एजेंट बनाया है वो टेक्निकल पर्सन को नहीं बनाया। तो जब अगर वो किसी टेक्निकल पर्सन को हायर कर रहा है तो ये एक लेजिटिमेट बात है। और वो जो टेक्निकल बंदा है वो बेसिकली किसके अंडर में काम कर रहा है? मेन पर्सन के अंदर, जो शिप खरीदना चाहता है। सर्वेयर का काम गलत हुआ तो एजेंट को झाड़ नहीं पड़ेगी। अगर सर्वेयर ही बेवकूफ है और बी ने सर्वेयर अच्छे से नहीं चुना, तो फिर बी की जिम्मेदारी। आया समझ में? बी हायर्स अ रेप्यूटेबल शिप सर्वेयर, रेप्यूटेबल लिख दिया तो मतलब क्या हो गया? बी अपनी जिम्मेदारी से जी। फ्री हो गया। आ रहा है समझ में? अब उसने शिप ढंग से चूज नहीं की, तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट रिस्पॉन्सिबल। आ रहा है समझ में? सर्वेयर डायरेक्टली लायबल। आप देखो सब एजेंट के केस में सब एजेंट वाज नॉट डायरेक्टली लायबल टू द प्रिंसिपल। ठीक है? लेकिन इस वाले केस में तो डायरेक्टली लायबल है। हाँ, सब्स्टिट्यूटेड पढ़ रहे हैं ना।
ए सेंड्स गुड्स टू बी फॉर सेल। बी ने ऑक्शनियर, रिस्पेक्टेबल ऑक्शनियर को अपॉइंट किया, जो कि फिर इंसॉल्वेंट हो गया और फिर वो पे नहीं कर पाया। बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्शनियर। डिफरेंस रीड कर लो ये सारे, कोई डाउट है तो बता। क्या बेटा? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब एजेंट का प्रिंसिपल से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रहता है, तो वो दोनों एक दूसरे पे केस कर सकते हैं। बट सब एजेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सब एजेंट पे नहीं कर सकता। प्रिंसिपल अपने एजेंट पे केस करेगा, सब एजेंट पे केस। हो गया? ठीक है। अब ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट। तो देखो, एजेंट जनरली काय के लिए अपॉइंट होता है? प्रिंसिपल के टास्क निभाने के लिए, है ना? तो रिक्वायरिंग स्किल, डिलीजेंस, लॉयल्टी एंड फिडेलिटी। ठीक है ना? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इम्पोजेस स्पेसिफिक लीगल ड्यूटीज अपॉन एजेंट। मतलब एजेंट की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं प्रिंसिपल को, या उसके प्रिंसिपल या उसके गुड्स को लेकर के। किसके ऊपर जिम्मेदारी है बेटा? एजेंट। ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और कस्टम्स। ठीक है। ऑब्लिगेशन टू अडेयर टू प्रिंसिपल्स डायरेक्शंस। द एजेंट मस्ट कंडक्ट द प्रिंसिपल्स बिजनेस एज पर इंस्ट्रक्शन। सीधी बात है, प्रिंसिपल ने एजेंट को जिम्मेदारी दी है और उसको बोला है कि भैया जैसा बोल रहा हूं वैसा करना। तो एजेंट का काम क्या है? फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल। यही जिम्मेदारी है, निभाना। क्लियर है? अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? आमतौर पर मार्केट में जो जिम्मेदारियों का सिलसिला चलता है
उसको वो निभाएगा। कौन निभाएगा? एजेंट। है ना? क्लियर है ये? अगर उसने डिविएट किया अपने एक्शंस, इफ द एजेंट एक्ट्स अदरवाइज एंड द प्रिंसिपल सफर्स लॉस, द एजेंट मस्ट इंडेमनिफाई। क्लियर है? इंडेमनिफाई मतलब लॉस की भरपाई करेगा। अगर एजेंट के डिविएशन से प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट तो प्रिंसिपल का रहेगा, लेकिन लॉस नहीं रहेगा। एजेंट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसके चक्कर में कुछ प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट किसका होगा? पर लॉस हुआ तो एजेंट। है ना? जैसे ए runs B's business, in that line idle cash is customarily invested। ये जो है बी का बिजनेस रन करता है, इस बिजनेस में ऐसा होता है कि अगर आपके पास खाली कैश पड़ा तो वो इन्वेस्ट हो जाता है। अगर ए इन्वेस्ट नहीं कर पाया तो ए क्या करेगा फिर? जो भी नुकसान हुआ इंटरेस्ट का वो भरेगा। बोले बोले। देखो, मैं अपना बिजनेस चलाने तुमको दे रहा हूँ, तुम एजेंट हो। इस बिजनेस की एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई तुम बिजनेस चलाओ, खाली कैश है, इन्वेस्ट करो। तुमने वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो क्या होगा? तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसा नहीं। एक नॉर्मल जिम्मेदारी जो एजेंट की रहेगी वो निभाएगा। नहीं निभाया तो नुकसान भरो। सिंपल है। बी एक ब्रोकर है, वो उधार पे गुड्स बेचता है। उसने उधार में ए को गुड्स बेचे। हालांकि ये नॉर्मल बिजनेस नहीं था, मतलब उधार में नहीं बेचा जाता था, ये ऐसा बिजनेस था जिसमें कैश में ही ट्रांजेक्शन चलते थे। लेकिन इसने कैसे बेचा? उधार में। इफ अ बायर गोज इंसॉल्वेंट तो बी को क्या करना पड़ेगा बेटा? बी फिर ए को कॉम्पनसेट करेगा। बोलो। ठीक है। ड्यूटी टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल, मतलब जब भी एजेंट को कोई काम दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को कोई काम दिया जाता है, तो उसमें वो जितनी इंटेलिजेंस आमतौर पर, मतलब जितनी सिंसियरिटी होती है ना, वो रीजनेबल सिंसियरिटी आपको देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अगर लापरवाही हुई और दुर्घटना घटी, देखो पॉइंट क्या है कि अगर आपने रीजनेबल केयर का मतलब क्या है? ऐसे समझ लो कि सिंसियरिटी की बात हो रही है। अरे समझ लो, एक एजेंट जो है, जो वो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि जब खुद का काम होगा तो अलग तरीके से काम करेगा, और जब वो प्रिंसिपल का काम कर रहा है तो अलग तरीके से कर रहा है। क्योंकि अगर वो पूरा मन लगा करके नहीं कर रहा तो क्या होगा? तो होगा नुकसान, तो काम अच्छे से नहीं होगा। सीधी बात। स्टैंडर्ड ऑफ केयर, एजेंट मस्ट यूज स्किल जनरली possessed by those in similar business unless कि प्रिंसिपल को पता है कि एजेंट में उतना स्किल है ही नहीं। मतलब देखो, अगर मैंने एजेंट को अपॉइंट किया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एजेंट से एटलीस्ट, कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? जितना दुनिया भर के एजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर एजेंट उतना नहीं कर पाया तो एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। फिर एजेंट बोले कि अरे भैया हमको इतना पता ही नहीं था, हम उतने नॉलेजेबल ही नहीं है, या ऐसा वैसा,
तो हम बोलेंगे भैया दुनिया भर के एजेंट कर रहे हैं। अगर मान लो कि प्रिंसिपल को पता था कि ये कम पढ़ा लिखा है, ये बाकी एजेंट जितना जो नॉर्मली एजेंट होता है उतना वैसा नहीं है, तो फिर एजेंट के द्वारा किए गए एक्ट से अगर कुछ नुकसान होता है तो वो प्रिंसिपल एजेंट्स नहीं होते। ये एक लाइन का बहुत डिटेल्ड मीनिंग, नोट कर लो। ठीक है, एजेंट को क्या शो करनी पड़ेगी? रीजनेबल डिलीजेंस। अगर उसने रीजनेबल डिलीजेंस नहीं शो करी तो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ केयर उसको करना पड़ेगा। लाइबिलिटी, एजेंट कॉम्पनसेट द प्रिंसिपल फॉर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर नेगलिजेंस। अगर एजेंट लापरवाह रहा, नुकसान हुआ, तो प्रिंसिपल के नुकसान को कौन भरेगा? एजेंट। लैक ऑफ स्किल या मिसकंडक्ट, इनमें से कुछ भी हुआ, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स प्रिंसिपल। हाँ, अगर रिमोट कोई लॉस हुआ, बिजली चमक गई, बिजली गिर गई, या कुछ भी ऐसा हुआ रैंडम एक्ट ऑफ गॉड हुआ, देन एजेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, याद रखो, अगर प्रिंसिपल ने ही एक वीक एजेंट को अपॉइंट किया है, तो फिर अगर एजेंट कुछ भी नुकसान करता है तो प्रिंसिपल उससे नहीं वसूल सकता, क्योंकि प्रिंसिपल को पता है कि एजेंट ही उतना काबिल नहीं। बट उसने जनरल अगर एजेंट रखा है तो वो जनरल नॉर्मल एजेंट्स जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्सपेक्ट करेगा। जैसे एक्स जो है वो लंदन में, उसने बी को अपॉइंट किया मुंबई में डेट वसूलने के लिए। बी ने पेमेंट करने में डिले कर दिया। अब यहां पर क्या है, एक्स इस चक्कर में क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो अब बी जो है वो मनी प्लस इंटरेस्ट देगा, और पॉसिबल एक्सचेंज रेट की लॉस देगा, और इनडायरेक्ट डैमेज नहीं देगा। डायरेक्ट बिजनेस जो किया तो बिजनेस दोबारा खड़ा करके थोड़ी देगा वो पैसे देगा विद इंटरेस्ट। A can sell on credit for B, but B fails to check the buyer's solvency. The buyer is insolvent, so A must compensate B.
बोलो। Yes, sir. ठीक है। अब एक इंश्योरेंस ब्रोकर है, उसने यूजुअल क्लॉजेस पॉलिसी में ओमिट कर दिए, इंश्योरर ने क्लेम रिफ्यूज कर दिया। ए मस्ट मेक गुड द डायरेक्ट लॉस टू द प्रिंसिपल, क्योंकि ए ने यूजुअल क्लॉजेस लिखना भूल गया। समझ आ रहा है? इस चक्कर में क्लेम कैंसिल हो गया। तो ए जो है वो क्या करेगा, उस नुकसान को भरेगा, क्योंकि गलती किसकी है, ए की। यूजुअल क्लॉजेस मतलब आमतौर पर जो इंक्लूड करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं बेटा कि अगर उसने क्या किया, लापरवाही दिखाई, यूजुअली काम नहीं कर पाए, तो फिर उसकी जिम्मेदारी। ए ने बी को बोला कि 100 बेल्स ऑफ कॉटन उसको भेज दे बाय सर्टेन वेसल, वेसल मतलब शिप। बी ने इग्नोर कर दिया। ठीक है। शिप आ गई, और जैसे ही आई तो कॉटन के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो ऑब्वियस सी बात है, बी की गलती के चक्कर में ये जो ज्यादा प्राइस हो गया, ठीक है, बी को पे करना पड़ेगा अगर टाइम पे डिलीवर होता तो। मतलब पॉइंट ये था कि टाइम पे डिलीवर करने बोला था, उसने टाइम पे डिलीवर नहीं। क्लियर है? मान लीजिए आपने बिना इग्नोर किया और बी के नॉलेज में नहीं आ पाता वो लेटर पे, हम्म। आपने सिर्फ बी की नॉलेज पाई और बी ने इग्नोर कर दिया, हम्म। और सिर्फ बी की नॉलेज ही में नहीं आ पाता। अरे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता, बी को बताएगा तो ना कि क्या चाहिए, क्या मतलब फिर कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है। नहीं आया समझ, बी को ही तो बोल रहा है ना वो खरीदने। हो गया। अब जो एजेंट है ना, प्रॉपर अकाउंट्स रेंडर करेगा किसको बेटा, प्रिंसिपल को। अगर उसने प्रॉपर अकाउंट सही बताए नहीं तो क्या होगा, अगर कुछ नुकसान हुआ या कुछ घपला किया तो उसके लिए एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है? एजेंट को कभी भी डिफिकल्टी जाएगी किसी भी चीज के इंटरप्रिटेशन में, तो वो किससे कम्युनिकेट करेगा बेटा, प्रिंसिपल से। If difficulties arise, agent must exercise all reasonable diligence to contact the principal and obtain instruction. क्लियर है?
ड्यूटी नॉट टू डील इन हिज ओन अकाउंट विदाउट कंसेंट। देखो, अगर मान लो कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एजेंट से कहा कि भाई मेरे लिए एक जमीन ले लो। अब बी को एक अच्छी डील मिली तो उसने पहले खुद खरीद ली और खुद ने इसको बेच दी। मान लो इसको रेट चाहिए था 120 रुपए स्क्वायर फीट, इसने खरीदी 110 में और इसको 120 में दे दी, चल जाएगा क्या? नहीं। अगर 110 में मिली है तो बेटा वो 110 का फायदा इसी को मिलना चाहिए। नहीं आया समझ में? क्योंकि ये उसने क्या किया, बिना बताए खुद के अकाउंट में डील कर लिया एक तरीके से। अरे सुन, consequences of unauthorized deal: if agent deals in his own account instead of for the principal without principal's knowledge, the principal can repudiate the transaction or claim the benefit agent gained from it. Read करो। रेपुडिएट मतलब कैंसिल करना। कैंसिल करना। An example: B is told by A to sell A's property, पर B ने secretly C के नाम पर बाय करी। Once A discovered, A may void the sale if B concealed material facts that the deal was disadvantageous. Clear? बोलो 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 बोलो। बी को खरीदने बोली, बी ने सी के नाम पे खरीद के फिर ए को बेच दी, तो ये गलत किया ना उसने। ए ने बी को बोला जमीन बेचने के लिए, अब बी को पता चला कि उसमें हिडन माइन है तो उसने खुद ही खरीद ली, तो ए इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? कैंसिल। क्लियर है? अरे माइन, खदान थी उसमें, जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा निकल गई, तेल निकल गया उसमें से। क्लियर है? ए टोल्ड बी टू बाय अ हाउस, बी टोल्ड ए कि वो खरीदा नहीं जा सकता, बाद में उसने खुद के लिए खरीद ली। आ रहा है समझ? ये सब एजेंट की धोखेबाजी है जिसके लिए एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। क्लियर है?
ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। अगर सीक्रेट प्रॉफिट बनाए किसने, तो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल। एन एजेंट मस्ट नॉट मेक एनी एडवांटेज बियॉन्ड अग्रीड रेम्यूनरेशन दैट डिपेंड्स ऑन देयर पोजीशन एज एजेंट। क्लियर है? एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन ट्रस्ट वाला होता है, तो एजेंट को जो है वो कोई भी फालतू प्रॉफिट नहीं बनानी। समझ आ रहा है? हिडन कमीशन, रिश्वत ले ली, ये सबसे कोई भी प्रॉफिट वो नहीं बना। अगर इसने कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट बनाया तो प्रिंसिपल जो है वो उससे वो पैसे मांग सकता है और एजेंट को डिसमिस कर देगा, काहे के लिए? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। ठीक है। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, एजेंट अपना काम डेलीगेट नहीं कर सकता, जो कि उसको ऑब्वियसली खुद करना है, एक्सेप्ट कस्टम ऑफ ट्रेड, नेचर ऑफ एजेंसी, या प्रिंसिपल ने बोल दिया है, या इमरजेंसी। ये पढ़ चुके हैं अभी अपन के ऊपर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एजेंट की जिम्मेदारियां। ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव फॉर प्रिंसिपल आफ्टर डिडक्टिंग ऑथोराइज चार्जेस और कमीशन। एजेंट को पूरा पैसा किसको दे देना है बेटा? प्रिंसिपल को। क्लियर है ये? ठीक है। क्लियर है ये? ड्यूटी नॉट टू मिसयूज। अब एजेंट होता है तो भाई प्रिंसिपल के बारे में उसको बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इस इंफॉर्मेशन को वो क्या नहीं करेगा? प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट यूज नहीं करेगा। क्लियर है? Yes, sir. है क्लियर? तो मेरे को लग रहा था खत्म हो जाएगा, एक क्लास का और बचा है। ठीक है, ओवर कर लेते हैं।